नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो भैया जल्दी जल्दी आप लोग एक देखिए, वैसे तो आप जानते हैं कि हम आपसे एक निश्चित समय में मिलते हैं, एक निश्चित समय होता है हमारा मिलने का, लेकिन आपको हमने लास्ट में जब हमारी मुलाकात हुई थी, जब हमने सेलिब्रेशन किया था, तो हमने आपको ये वादा किया था कि हम करंट अफेयर के लिए आपसे मिलेंगे जरूर और जल्दी ही मिलेंगे। तो भैया आज करंट अफेयर के लिए हम आज से आपके लिए करंट अफेयर लेकर के आए हैं और आपको करंट अफेयर की दुनिया में भी सैर कराएंगे। चूंकि ये चीज़ें होने वाली थी, आपसे हमने वादा किया था कि हम आपसे रविवार टू रविवार, संडे टू संडे मिलेंगे, लेकिन क्या हुआ कि आज भारत सरकार के वित्त मंत्री, भारत सरकार की वित्त मंत्री आप कह सकते हैं, चूंकि वर्तमान समय में जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया है। यानी कि जो फाइनेंशियल बजट है, जो हमारा उसे बजट कहते हैं, जो हमारा बजट है उसे आज संसद भवन में पेश किया गया है। तो बजट की खबर सुनते ही, बजट की हाइलाइट्स देखते ही, बजट के बारे में जानते ही हमने तुरंत अपने आप को मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने बजट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं उसे लेकर के मैं आपके सामने आज आपसे रूबरू होने आया हूं। तो भैया आप लोग इस चीज को, जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा उसको थोड़ा सा ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। वैसे तो अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे या बजट को ऐसे गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारा पेज मिल जाएगा आपको। उतना बजट हमें नहीं पढ़ना है। आपको वित्त मंत्री नहीं बनना है कि अभी आप बजट पेश करके वित्त मंत्री बन जाएंगे और आने वाले समय में उसी बजट पर बहस करेंगे। बजट के बारे में चर्चा करेंगे हम, उतने पन्ने का बजट आपको नहीं पढ़ना, उतने पन्ने के बजट के बारे में आपको नहीं जानना है। तो हमें बस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस इतने सारे उस बड़े से बजट के सागर में से हमने कुछ छोटे छोटे और चुनिंदे मोती चुन करके हम आपके लिए लाए हैं और वही आपसे आज डिस्कस करेंगे, उसी पॉइंट्स को आपको बताएंगे। तो पहली बात तो ये कि हो सकता है ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो जाए, पता नहीं कितने देर का होगा, क्योंकि हमको आपको सारी चीज़ें बतानी है जो बजट में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है थोड़ा बजट के जो पॉइंट्स बताएंगे वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए, लेकिन आप उससे भागिएगा नहीं। वीडियो जब आपको मिले तो पूरा देखिएगा और उसे नोट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पॉइंट्स के साथ साथ उसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो कोशिश करिएगा कि उसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसलिए जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी बजट आ गया फरवरी में ही बजट आता है। तो फरवरी में बजट आया और आपका एग्जाम जब भी होगा तो आगे मई जून जब भी होगा, जो भी होगा, तो अब बजट तो पहले आ गया ना, एग्जाम तो बाद में होगा। तो इस बजट को आपके करंट अफेयर वाले पोर्शन में, एग्जाम के करंट अफेयर वाले पोर्शन में जरूर इंक्लूड किया जाएगा, जरूर जोड़ा जाएगा। तो इसे छोड़ना नहीं है हमें, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम आने और जाने चक्रव्यूह में फंसने के लिए नहीं आए हैं, हम अंदर घुसने के लिए और उसे तोड़कर बाहर आने के लिए आए हैं। तो हम किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो कोई भी पॉइंट्स हमसे छूटना नहीं चाहिए। तो इस करंट अफेयर वाले पोर्शंस की शुरुआत हम करते हैं। आपको हमने यहाँ देखिए लिखा है एवरी संडे, लेकिन चूंकि अब भैया आप कहेंगे कि आज तो मंगलवार है, आज आप क्यों आ गए? ऐसा नहीं है भैया, हम मिलेंगे संडे को, लेकिन ये बजट आया है और हम अपने आप को, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपसे बताने, आपको और आपको उसे समझाने के लिए अपने आप को न रोक पाए और आपके सामने उपस्थित हो गए आज बजट के उन हाइलाइटेड पॉइंट्स को लेकर के, ताकि जो आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट हैं उसे नोट डाउन करिए और उसे समझने की कोशिश करिए। तो चलिए, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे का आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा, करंट अफेयर, और यहाँ हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं और यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें मुख्य रोल जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का ही होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करेंगे अपने बजट की, लेकिन उससे पहले थोड़ा बजट का इतिहास जान लेते हैं, थोड़ा बजट के बारे में जान लेते हैं। अगर हम बजट की बात करें कि बजट होता क्या है, बजट है क्या, तो ये एक फ्रेंच शब्द है बजट। चूंकि देखिए ये इसको कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं, बाकी चीज़ें जब हम क्लास जब उस
पोर्शन की चलेगी, बजट की स्पेशली क्लास रहेगी, तो उसमें बताया जाएगा। क्योंकि आज हमारा फोकस रहेगा जो आज बजट आया उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स पर, क्योंकि लेकिन फिर भी इतिहास से थोड़ा सा जानकारी लेना जरूरी है। तो बजट जो है वो एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। आप जनरली पढ़ेंगे तो ऐसा आपको लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये चीजें बदलती चली गई और अब बजट एक शब्द हो गया है जिसका मतलब होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि फाइनेंशियल ईयर का जो हमारा फाइनेंस का जितना डिटेल्स होता है उसी को हमारे वित्त मंत्री संसद भवन में पेश करते हैं, हमारी लोकसभा में पेश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम संविधान की बात करें, अगर कुछ पॉइंट्स हैं बजट के बारे में जो जानने बहुत जरूरी हैं, तो अगर हम संविधान की बात करें तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, हमारे संविधान में बजट का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है, लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी एक साल का पूरा लेखा जोखा, एक साल का पूरा हिसाब किताब जो है कि हमारे पास कितना पैसा आया, हमने कितना खर्च किया और आने वाले समय में कितना खर्च करेंगे। तीन चीजें बताई जाती हैं कि हमने पिछले कितना पैसा मिला, हमने कितना खर्च किया और आने वाले साल में हम कितना खर्च करेंगे। तो यानी एक साल का पूरा वित्तीय विवरण जो है वो पेश किया जाता है। और हमारे संविधान में बजट शब्द नहीं लिखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के आर्टिकल, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब देखिए, भारत में इसकी शुरुआत भारत में कैनिंग के द्वारा की गई थी। कैनिंग गवर्नर होते थे हमारे यहां, कैनिंग के द्वारा की गई। कैनिंग हमारे यहां गवर्नर हुआ करता था और उसने ही बजट की शुरुआत की कि भारत में वित्तीय लेखा जोखा पेश किया जाएगा। इसने किसने किया था? कैनिंग ने। अब बात आती है कि हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है, यानी जो फाइनेंशियल ईयर होता है, ये फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इसी का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब अगर आगे देखें थोड़ा सा बजट के बारे में, 2-3 चीज और। पहले हमारे यहां जो बजट होता था वो एक साथ पेश किया जाता था, मतलब हमारे यहां मतलब बजट जो था पहले रेल बजट प्लस आम बजट, यानी कि रेल बजट और आम बजट दोनों को एक साथ पेश किया जाता था। लेकिन 1924 में अकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर इसे अलग कर दिया गया और 1924 से रेल बजट अलग, वो आम बजट अलग अलग प्रस्तुत होते थे। रेल बजट अलग और आम बजट अलग अलग प्रस्तुत होते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी यानी भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, 2017 में फिर से रेल बजट व आम बजट को एक कर दिया, ठीक है। अब देखिए, मतलब इसका यह है कि पहले क्या होता था, रेल बजट रेल मंत्री पेश करता था और आम बजट वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर जो होते थे वो आम बजट पेश करते थे और रेल मिनिस्टर जो होते थे वो रेल का बजट पेश करते थे कि रेल में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। लेकिन क्या हुआ, 2017 में रेल और आम बजट दोनों को एक कर दिया गया और तब से हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होंगे वो इन दोनों बजट को एक साथ पेश करते हैं। तो चलिए एक चीज और जान लीजिए, हमारे देश में सबसे ज्यादा बजट जो है 10 बार पेश किया है मोरारजी देसाई ने। ठीक, मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार हमारे यहां आम बजट पेश किया है 10 बार। उसके बाद पी चिदम्बरम जो कांग्रेस की गवर्नमेंट, ये भी कांग्रेस के ही नेता थे, पी चिदम्बरम, उन्होंने 8 बार बजट पेश किया है। तो ये बजट का एक छोटा सा इतिहास था। अब हम पहुंचेंगे अपने मुख्य बजट के पास, हमारे बजट के बुलेट पॉइंट्स पर। चलिए तो भैया तैयार हो जाइए और ध्यान से इसको देखिएगा और नोट करते रहिएगा। बात आती है बुलेट पॉइंट्स ऑफ बजट 2022
टू 23 यानी 2022 और 2023 का आम बजट जिसमें रेल बजट इंक्लूड है उसके बुलेट पॉइंट्स पे बात करते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और जान लीजिए कि जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने कुल 4 बार बजट पेश किया है। कितनी बार बजट पेश किया है? 4 बार। 4 बार बजट पेश किया है। और मोदी जी का जो दूसरा कार्यकाल था, इस दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट निर्मला सीतारमण जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा पेश किया गया। अब हम बुलेट पॉइंट्स की तरफ आते हैं, ध्यान से देखिएगा और साथ साथ समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली बात, जो आज बजट पेश किया गया उसमें कहा गया है कि डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर फोकस करेगी सरकार। मतलब समझिएगा, हमारे जो देश की वर्तमान सरकार है वो कहती है कि हम जो हैं डिजिटल इकोनॉमी को ज्यादा बढ़ावा देंगे, डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ठीक है। दूसरी बात क्या कहते हैं कि कह रहे हैं कि हमारे देश की जो वित्त मंत्री उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि भारत अपनी विकास यात्रा जारी रखेगा। चलिए भैया, आप सरकार में हैं, अगर आपको उम्मीद है तो हमें भी उम्मीद होगी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट्स है। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की। इस बजट में दी जाएगी अगले 25 साल की बुनियादी चीजें, मतलब अगले 25 साल तक जितने भी हमारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या फाउंडेशन की बात कर रहे हैं उन चीजों को बनाए रखा जाएगा, उन चीजों को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। यह हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहा गया है। अब बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस समय जो देश है वो इसी दौर से गुजर रहा है, क्योंकि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और इस बजट में इस बेरोजगारी को कम करने का रास्ता खोजा गया है। और क्या कहा गया, सरकार ने क्या कहा कि आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख रोजगार के मौके मिलेंगे। यानी कि कह रहे हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है, हम जो हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे आत्मनिर्भर भारत से। और कितने लाख? 16 लाख एम्प्लॉयमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात आती है, जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, LIC IPO में जल्द आने की उम्मीद। यानी कि जो LIC IPO है वो जल्द आएगा। अब यहां एक चीज समझने की बात है कि ये IPO क्या होता है। एक चीज हम समझेंगे कि ये IPO क्या होता है। इसका मतलब होता है IPO का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी, अगर मान लें हम यहां कि यहां LIC है, कोई भी कंपनी जो है वो क्या करती है, अपने कुछ शेयर्स को, अपने जो उसके शेयर्स होते हैं उसे क्या करती है, ऑफर करती है, उसे खोलती है उसके मुंह को, उसको ऑफर करती है जनता के लिए कुछ परसेंट। अब कितना करेगी वो LIC बाद में डिसाइड करेगी। लेकिन क्या है, LIC में अब तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उसके शेयर को कोई भी खरीद सके। लेकिन अब LIC जो है IPO के जरिए अपने शेयर्स को जनता के लिए खोलेगी, कुछ परसेंट जनता उसे खरीद करके। अब उससे फायदा क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम हैं और हम एक आम आदमी हैं और LIC एक बड़ी कंपनी है, एक LIC बड़ी संस्था है, तो हम उसके, अगर हमें शेयर मिलेगा और हम उसके शेयर खरीदेंगे तो हम क्या हुए, हम LIC का एक पार्ट हो गए। तो हमें भी क्या होगा, LIC को इससे फायदा होगा कि उसके पास पैसे आएंगे, ठीक है, और हमें ये बेनिफिट होगा। हमें तो बेनिफिट होगा ही, शेयर में रहेंगे तो प्रॉफिट होगा तो हमको प्रॉफिट, लॉस होगा तो हमको लॉस, ये सब तो होगा ही। लेकिन क्या है कि हमारे पास हमारी आत्म क्षमता भी बढ़ेगी। हमें ये भी लगेगा कि हम इतनी बड़ी कंपनी के एक शेयर हैं, शेयर हमारे पास है इतनी बड़ी कंपनी का। तो इस तरीके से LIC ने जो है, LIC में IPO के जरिए जो है जो जनता है उसके लिए रास्ते खोले गए हैं। ठीक है, तो IPO को मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी पब्लिक को ऑफर किया जाएगा। इसी तरीके से अभी पीछे कुछ दिन पहले बर्गर किंग ने भी IPO की अनाउंसमेंट की थी। उसी तरीके से LIC ने भी अपने लिए IPO की अनाउंसमेंट इस बजट में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया कि LIC IPO के द्वारा जो है वो क्या करेगी, अपने शेयर और स्टॉक्स को जनता के लिए ओपन करेगी। अब आगे बात करते हैं, अगले वित्तीय वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद जताई है। देखिए भैया, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि नेक्स्ट जो हमारा वो होगा, क्या कहते हैं, जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, मतलब 2023 से 2024, उसमें हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो 9.2, मतलब कि
9.2% हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। मतलब हमारा जो आर्थिक ग्रोथ है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसका 9.2% के मतलब दर से ग्रोथ करेगी। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम अगले पॉइंट पे बढ़े तो देखेंगे क्लीन एनर्जी पर सरकार का फोकस। देखिए भैया, सरकार जो है क्लीन एनर्जी की बात करती है। अब हम यहां थोड़ा समझेंगे कि ये क्लीन एनर्जी क्या होती है। देखिए, क्लीन एनर्जी को आप अक्षय ऊर्जा भी कह सकते हैं। अगर क्लीन एनर्जी की बात करें तो इसे अक्षय ऊर्जा भी कहा जा सकता है। अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है वह ऊर्जा जिसका क्षय ना हो, वह ऊर्जा जिसे क्षय ना किया जा सके, उसे हम अक्षय ऊर्जा कहते हैं। और इसमें आता है आपका सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, बायो ऊर्जा। ठीक है, यानी कि देखिए सिंपल सी बात है, क्या कहना चाह रहे हैं कि हम अक्षय ऊर्जा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इसे नाम क्या दिया गया, क्लीन एनर्जी। आपसे प्रश्न इससे ऐसे पूछ सकता है कि क्लीन एनर्जी के अंतर्गत किन किन ऊर्जा को या किन किन एनर्जी को शामिल किया जाता है। तो क्लीन एनर्जी का मतलब ही होता है अक्षय ऊर्जा जिसका क्षय न किया जा सके। उसमें सौर ऊर्जा, उसमें बायोगैस, ठीक है, उसमें पवन ऊर्जा, ये सारी चीजों को शामिल किया गया है। अब चलिए अगला पॉइंट है, बजट में प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया जाएगा। भैया पीपीटी पर सरकार का जोर है, मतलब कह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर, सॉरी ट्रिपल पी पर जोर है सरकार का। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर सरकार का फोकस बहुत ज्यादा है। सरकार कहती है कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके काम करेंगे तभी देश का विकास बहुत तेजी से होगा। इसे हम ट्रिपल पी मॉडल कहते हैं। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। चलिए आगे कह रहे हैं एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक पर होगा जोर। मतलब सरकार का सबसे ज्यादा फोकस किस पर होगा, एनर्जी पर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट पर, उसके बाद लॉजिस्टिक चीजों पर ज्यादा जोर देगी गवर्नमेंट। ठीक है, इस बजट में कहा गया है। अगली बात कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे तैयार करेंगे। भैया सड़कें बनाएंगे, ये कितना, 25,000 किलोमीटर का, 25,000 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे। नेशनल हाईवेज बनाने का वादा है किसमें, फाइनेंशियल ईयर 2023 तक। ठीक है, अगली बात कह रहे हैं 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें। चलिए भैया, तो इस ट्रेन चला देंगे। अब आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं, आपको जहां से आना है आप जा सकते हैं। कितनी ट्रेनें चलाएंगे, 400 नई वंदे भारत ट्रेनें। वंदे भारत ट्रेन में थोड़ा महंगा है ये वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, सफर करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। अभी तक तो मुझे सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है, हो सकता है आपको सौभाग्य प्राप्त हो सकता है ये 400 चले तो हमें भी सौभाग्य प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये जब 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का वादा किया है इस बजट में, गतिशील मास्टर प्लान के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगी। चलिए भैया, तो सरकार का मानना यह है कि इनके पास जो है गतिशील मास्टर प्लान है, गति शक्ति मास्टर प्लान है इनके पास। कौन सा मास्टर प्लान है, गति शक्ति। याद रखिएगा, इसका नाम पूछ सकता है कि किस मास्टर प्लान के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बात सरकार ने अपने बजट 2022-23 में की है, तो वो गति शक्ति मास्टर प्लान है। कौन सा मास्टर प्लान है, गति शक्ति मास्टर प्लान। आगे बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स पर। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार के मौके शहरी ट्रांसपोर्ट को रेलवे मार्ग से कनेक्ट करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, मेक इन इंडिया जो है भारत सरकार की योजना, मेक इन इंडिया के जरिए ये 60 लाख रोजगार जो हैं कहां से जोड़ेंगे, शहर और रेल मार्गों को मिला करके 60 लाख रोजगारों का सृजन करेंगे। मतलब ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देंगे, ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगे, जिससे क्या होगा, भारत के 60 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। रेलवे और शहर को जोड़ करके ये ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगे व्यापार के माध्यम से। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स भी आप ध्यान दीजिएगा इस पे। आगे क्या कह रहे हैं कि 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाएंगे। भैया ये टर्मिनल्स पर भी बढ़ावा देंगे, इस पॉइंट्स को भी ध्यान दीजिएगा।
अब देखिए यहां बात क्या कह रहे हैं, इसके लिए बड़ी लड़ाई हुई है अभी पीछे, किसानों ने बड़ा आंदोलन किया, बाद में सरकार को अपने बिल को वापस लेना पड़ा। आप लोगों ने देखा होगा पीछे ये सारी कहानियां, बड़े दिन से आंदोलन चल रहा था। इसी की बात सरकार ने अपने इस बजट में की है। कहते क्या है कि किसानों को एमएसपी के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपया देंगे। देखिए भैया, अब एमएसपी क्या होता है उसकी बात हम कर लेते हैं। एमएसपी को कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का पूरा नाम है, और इसका मतलब होता है कि सरकार जो है गेहूं और धान और कुछ फसलों की कीमत तय कर देती है कि इतनी कीमत जो है, इस फसल की इतनी कीमत लगाई जाएगी पर क्विंटल, और कोई भी व्यापारी उसको उससे कम कीमत पर नहीं खरीद सकता। उससे ज़्यादा कीमत पर भले खरीद ले, लेकिन उससे कम कीमत पर नहीं खरीद सकता। जैसे कि अगर हम कह दें कि गेहूं की कीमत 2000 प्रति कुंटल है, तो कोई भी व्यापारी 2000 से कम यानी 1999 रुपये में भी नहीं खरीद सकता। वो उसको खरीदना होगा तो वो 2000 में खरीदे या 2000 से ज़्यादा में खरीदे। तो सरकार कहती है कि ये जो एमएसपी है जिसके लिए किसानों ने इतनी लड़ाई लड़ी, उस पर हम 2.7 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, किसान ड्रोन को सरकार बढ़ावा देगी। चलिए भैया, अब किसानों को भी हाईटेक बनाने की योजना शुरू कर दी है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट का मानना यह है, एक बार मैंने सुना था कहीं कि राजीव गांधी जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि भारत देश का किसान भी अखबार पढ़े यानी शिक्षित हो। लेकिन अभी जो है सरकार जो है वो उस किसान को हाईटेक बनाने में लगी हुई है कि किसान जो हैं कितने हाईटेक हो जाएं, जिससे क्या हो कि सिर्फ अखबार ना पढ़ें, वो क्या करें, वो इंटरनेट भी चलाएं और अपने खेती में टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। ऐसा सरकार का मानना है। अब आगे क्या कह रहे हैं, तिलहन की खेती को सरकार बढ़ावा देगी। भैया, सरकार आपको तेल निकालने के लिए काम करेगी आपके ऊपर। मतलब सरकार का मानना यह कि जो तिलहन की फसल है, जो जिससे तेल मिलता है, जैसे आप कह सकते हैं सरसों, जैसे आप कह सकते हैं कि सरसों, सोयाबीन, ये सब तिलहन की फसल हैं। इनसे क्या होगा, सरकार जो है आप इन फसलों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, फल सब्जी किसानों के लिए पैकेज लाएंगे। मतलब जो फल सब्जी वाले किसान हैं, जो फल का उत्पादन करते हैं, जो सब्जियों का उत्पादन करते हैं, उनके लिए कुछ राहत पैकेज लाने का भी काम ये करेंगे। अपने इस बजट में इन्होंने वादा किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे केन बेतवा रिवर लिंक के लिए 1400 करोड़ रुपए की रकम तय की गई। अब भैया हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये केन बेतवा रिवर लिंक क्या होता है। देखिए, अगर यहां देखा जाए तो ये देखेंगे आप कि यहां एक नदी जा रही है जो यमुना है। ठीक है, भारत का अगर आप नक्शा देखेंगे, और भारत के नक्शे की बात ना करें, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश का जो मैप है, अगर आप उसको कहीं से देखेंगे तो आपको ये मिलेगा देखने के लिए कि उत्तर प्रदेश में 2 नदियां बहती है। एक जैसे मान लीजिए ये गंगा जैसे मान लीजिए ये गंगा है, ये ऐसे बहते हुए ऐसे जाते हुए चली जाती है। उसी के पैरेलल एक यमुना नदी आती है, वो ऐसे आकर के इलाहाबाद में उससे मिल जाती है। ये स्ट्रक्चर है थोड़ा सा। इसी यमुना की 2 सहायक नदियां हैं, एक आती है ऐसे केन और एक आती है ऐसे बेतवा। 2 नदियां हैं। देखिए आप यहां देखेंगे, ये बेतवा है, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते हैं, ये बेतवा है। अगर हम देखें तो ये बेतवा है और ये केन है, दिखाई दे रहा होगा। एक बेतवा नदी है और एक केन नदी है। तो कह रहे हैं कि केन और बेतवा नदी जो है, ये इन दोनों के लिंकेज पर क्या करेंगे, ये अभी हमने आपको पीछे बताया कि केन और बेतवा नदी के लिंकेज पर क्या करेंगे। देखिए क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि केन और बेतवा नदी लिंक के लिए 1400 करोड़ रुपए का रकम तय की गई। मतलब केन बेतवा जो नदी है, उनके दोनों को लिंक करके और उस पर ये लोग प्रोजेक्ट चलाएंगे। इन दोनों को लिंक करके, इस पर पानी पर नदियों को लिंक करके इस पर काम करेंगे और इस पर ये डेवलप करेंगे इस एरिया को, और इसीलिए इन दोनों नदियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। आपको हम बता दें कि केन और बेतवा 2 यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये दोनों यमुना में मिल जाती है, बाद में यमुना आकर के गंगा में मिल जाती है। जब ज्योग्राफी का पार्ट आएगा तो वहां उस पर डिस्कशन हम कर लेंगे। यहां बस मैप एक बार देख लीजिए कि बेतवा ऐसे जाती है और केन ऐसे जाती है। ठीक है, एक चीज और, 8 दिसंबर 2021 को ये पारित किया गया था केन बेतवा
केन बेतवा लिंक योजना, इन दोनों को जोड़ने का जो काम किया जा रहा है, 8 दिसंबर 2021 को पूरी तरीके से इसे पारित कर दिया गया था। तो इस तरीके से दो नदियां जो यमुना की सहायक नदी हैं, दोनों को जोड़ने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखें कि बजट में क्या प्रावधान किया गया। तो आगे की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि ECLGS स्कीम मार्च 2023 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया। ECLGS जो स्कीम है इसे बढ़ा दिया गया कब तक? मार्च 2023 तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये जो पहला अभी केन बेतवा आपको बताएं, याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि यमुना की किन दो सहायक नदियों को जोड़ने के लिए इस बजट में 1400 करोड़ रुपए की रकम तय की गई। तो वो केन और बेतवा दो नदियां, चूंकि ये ज्योग्राफी का भी पार्ट है और ये आपके करंट अफेयर का भी पार्ट है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। तो कह रहे हैं कि ECLGS स्कीम के तहत 5 लाख करोड़ रुपए का कवर ये करेंगे। आगे देखिए, ड्रोन बनाने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे। सरकार का मानना यह है, इस बार बजट में गवर्नमेंट ने इस बात पर फोकस किया है कि ड्रोन कैमरे को अगर बढ़ाने के लिए कोई स्टार्टअप शुरू किया जाता है तो उस स्टार्टअप के लिए सरकार जो है आपको कुछ पैसे भी देगी और बढ़ाने के लिए आपके लिए काम भी करेगी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, 22 लाख लोगों तक पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य। सरकार ने इस बार लक्ष्य आपकी बजट में रखा है कि भारत देश के 22 लाख लोग ऐसे हैं जिनके तक पानी नहीं पहुंच पाता, उन लोगों तक हम पानी पहुंचाएंगे। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं सरकार की डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की योजना। भैया अब यूनिवर्सिटी को भी, यूनिवर्सिटी को भी ये क्या करेंगे? डिजिटल बनाने का कार्य करेंगे। डिजिटल मतलब वहां पर ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा देंगे, ऑनलाइन चीजों को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा ताकि सारी चीजें इंटरनेट के माध्यम से संचालित की जा सके। आगे पॉइंट देखें तो हेल्थ इंफ्रा के लिए डिजिटल नेटवर्क बनाएंगे, यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश करेंगे। आगे कह रहे हैं नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। चूंकि कोविड-19 यानी 2019 से लेकर के और अब तक जो सिनेरियो चलता आ रहा था, जो लोग, बहुत सारे लोग मेंटल डिस्टर्ब हो गए हैं, मेंटली रूप से परेशान हैं, उन लोगों को संभालने के लिए, उन लोगों की मानसिक स्थिति को सही करने के लिए गवर्नमेंट ने इस बार के बजट में नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब ये जो हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है, इससे का जो काम दिया है वो दिया है IIT बेंगलुरु को। ये IIT बेंगलुरु को ये काम दिया गया है कि आप जो है टेली हेल्थ मिशन जो है वो लॉन्च करिए और इंडिया लेवल पर जितने भी जगह पर लोग मानसिक रूप से पीड़ित हैं उनके लिए एक नंबर जारी करिए या उनसे कनेक्ट करिए और कनेक्ट करके उनके मेंटल हेल्थ को सुधारने का प्रयास करिए। यानी सरकार इस बजट में जो है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, आपके फाउंडेशन को लेने के साथ साथ आपके मेंटल लेवल पर भी ख्याल रख रही है। आगे बात करेंगे हम, PM आवास योजना के लिए 4800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब क्या कह रही है गवर्नमेंट? कह रही है कि जो PM आवास योजना है वो आगे और बढ़ाया जाए। इसमें ऐसे लोग जिन्हें घर नहीं मिल पाया है या जो बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, छप्पर में रह रहे हैं, फुटपाथ पे रह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित दिया गया है इस बार के बजट में कि उन्हें भी घर मुहैया कराया जाए, यानी उन्हें भी घर दिया जाए। तो इस तरीके से सरकार ने आपके रहने की व्यवस्था के लिए भी पैसा व्यय किया इस बार बजट में। आगे क्या कह रहे हैं कि PM आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे। अभी हमने आपसे कहा कि गवर्नमेंट ने यह कोशिश की है कि जो बेघर लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनका तक घर पहुंचे। उनके घर पहुंचाने के लिए कितने लोगों को चिन्हित किया गया है? कम से कम 80 लाख लोग, मतलब लगभग की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि 80 लाख लोगों के पास तक पहुंच जाएगा, कोशिश रहती है सरकार की कि इससे ज्यादा लोगों के पास तक पहुंचे, लेकिन कम से कम 80 लाख लोगों को घर मिले, ये सरकार ने इस बार कोशिश की है। आगे क्या कह रहे हैं? ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो हम पानी पीते हैं उसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। शुद्ध पानी के लिए, ये जो पानी है वो शुद्ध पानी है। चूंकि क्या है कि हमारे यहाँ प्रदूषण की वजह से जमीन के अंदर के पानी जो है वो खराब हो चुके हैं, जिससे क्या होता है कि हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन सभी चीजों से निपटने के लिए, यानी स्वच्छ पानी के लिए, सरकार ने इस बार के बजट में, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह इंपॉर्टेंट है,
पीएम आवास योजना इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। अभी आपको हम ये सब बताते जा रहे हैं, बाद में इस पर एक क्विज का मतलब इस पर एक एमसीक्यू भी कराया जाएगा, तो वहां पर आप इससे देख लेंगे कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए, यानी हमारे यहां जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्ट जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, मतलब जो सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, मेघालय की बात कर लीजिए, असम की बात कर लीजिए, त्रिपुरा की बात कर लीजिए, नागालैंड, ठीक है, उसके बाद आप क्या अरुणाचल प्रदेश, इस तरीके से जो 7 राज्य हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में, उनके विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए। अब उनके विकास के लिए स्पेशल 1500 क्यों दिए गए ये आपको हम बता देते हैं। चूंकि जो नॉर्थ ईस्ट हमारा है वो हमारा एक ऐसा हिस्सा है जो पहाड़ी इलाका बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर सुविधाएं बहुत अच्छे तरीके से नहीं पहुँच पाती हैं। तो सरकार का ये उद्देश्य रहा इस बजट में कि 1500 करोड़ रुपया खर्च करके उनके तक वो सुविधाएं पहुँचाई जाए, क्योंकि वो भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, जो भारत का हिस्सा है, तो उनके तक भी वो सुविधाएं पहुँचे जो बाकी लोगों को मिल रही हैं। इसके लिए 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। अब आगे बात करेंगे हम 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट बूथ शुरू किए जाएंगे। मतलब कह रहे हैं कि 75 डिजिटल बैंक यूनिट शुरू किए जाएंगे। मतलब ये कि अब क्या होगा कि बैंकिंग को और डिजिटल बनाने के लिए जगह जगह बूथ्स बनाए जाएंगे। अभी प्रारंभ में शुरू में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी, जिससे क्या होगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल बैंकिंग से जोड़ा जा सके। धीरे धीरे हमारे यहाँ डिजिटलाइजेशन जो है वो बैंकिंग का हो रहा है। आप देखेंगे कि अब पहले लोग बैंक जाते थे, फिर एटीएम आया तो बैंक जाना कम कर दिया, अब एटीएम से काम चलाने लगे। अब जब से हमारे यहाँ डिजिटलाइजेशन हुआ है चीज़ों का, अब हम एटीएम जाना भी कम कर दिए, हम और भी ज़्यादा जो है चीज़ों को डिजिटल होते जा रहे हैं और चीज़ों का प्रयोग करते जा रहे हैं। इसी क्रम में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की जाएगी। अब आगे बात करें, सभी पोस्ट ऑफिस कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे। ठीक है भैया, अब पोस्ट ऑफिस का उद्धार करने की भी सरकार ने विचार बना लिया है कि जो पोस्ट ऑफिस सबसे बैंकों के सामने जो उनको निगलेक्ट कर दिया जाता था, उनके उद्धार के लिए उन्हें कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। मतलब इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ने की बात की जा रही है। मतलब बैंक या पोस्ट ऑफिस की सभी शाखाओं को इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन जुड़ेंगे। अभी हमने आपको बताया डिजिटल बैंकिंग को सरकार का सपोर्ट जारी रहेगा। हमने आपको बताया सरकार का एकमात्र उद्देश्य यही रहा है कि चीज़ों को जितना डिजिटल तरीके से यूज़ किया जाए, जितना डिजिटल इंटरनेट के माध्यम से जितना उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, ये उद्देश्य है सरकार का। अब कह रहे हैं शहरी विकास पर सरकार का बड़ा फोकस। सरकार का एक बड़ा फोकस ये भी है कि शहरों का जो छोटे छोटे शहर हैं जिनका विकास नहीं हो पाया, जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उनको किस तरीके से डेवलप किया जाए, उनको कितना बड़े शहरों के मुकाबले ला करके खड़ा कर दिया जाए। ठीक है, आगे कह रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन की लागत कम करने पर जोर। अब यहां पे एक बात कह रहे हैं, गवर्नमेंट ने अपने बजट में बोला है, इस बार हमारे वित्त मंत्री ने यह बात बोली है कि जो हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर जो चार्जेस कटते हैं उसको थोड़ा कम किया जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हों। अभी क्या होगा, इतना चार्ज लेने लगेंगे तो लोग डिजिटल पैसा ट्रांसफर करने में पीछे हटने लगेंगे। तो सरकार ने कहा कि इस बार बजट में यह कहा गया कि हम कोशिश करेंगे कि उसको कम किया जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्या है, चिप आधारित पासपोर्ट जारी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दे दीजिएगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि अब जितने भी पासपोर्ट होंगे वो चिप आधारित होंगे, उन पर चिप लगी होगी। ठीक है, जैसे आपके एटीएम में भी अब चिप आते हैं लगे हुए, तो चिप आधारित होंगे, जिनसे क्या होगा, चिप को ही स्कैन करके, चिप को ही यूज करके आपकी पूरी डिटेल्स जो है पासपोर्ट ऑफिस में पहुंच जाए करेगी। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि ब्लॉटिंग लॉ और टाउन प्लानिंग के नियमों को आधुनिक करेंगे। जो हमारे यहाँ प्लॉटिंग होती है घरों की, जमीनों की, उनको थोड़ा सा डिजिटल करने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे, अब डिजिटल करने का प्रयास मतलब उनको इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं की प्लॉटिंग देख सकते हैं। इन सब चीज़ों पर काम करेंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाएंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बैटरी स्वैपिंग। बैटरी स्वैपिंग का मतलब यह हुआ कि किस तरीके से, मतलब हमारे यहां एक काम शुरू किया जा रहा है, एक काम शुरू किया जा रहा है हमारे यहां। आप देखेंगे कि हमारे यहां पहले क्या होता था कि पहले हमारे यहां डीजल से गाड़ियां चलती थी, पेट्रोल से चलती थी, पहले कोयले से चलती थी, फिर डीजल पेट्रोल आया, फिर आपने देखा कि गैस से आया, गैस से गाड़ियां चलने लगी, फिर आपने देखा कि क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलने लगे। लेकिन अब गवर्नमेंट का फोकस है बैटरी पर।
बैटरी से चार्जिंग सिस्टम से गाड़ियों को चलाने का। तो अब चार्जिंग सिस्टम से चलाएंगे तो बैटरी कितना देर चलेगी, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई है। इस बार के बजट में इन्होंने इस पर फोकस किया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी हम समझाते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कि आपकी एक 4 व्हीलर गाड़ी है और आपने उसमें बैटरी से चलती है, वो आप बैटरी लेके चले और बीच में खत्म हो गई बैटरी। अब आप क्या किए कि एक चार्जिंग सिस्टम बनाया गया, वहां आप खड़े हुए हैं, भीड़ लगी, आपको जाना है, कैसे जाएंगे आप, तो आपके पास ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपनी बैटरी को वहां एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनी बैटरी दे करके, और वहां एक बैटरी ले सकते हैं, जो उसका थोड़ा बहुत चार्ज रहेगा उसको पे कर देंगे। तो जगह जगह बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के तहत जगह जगह बैटरी स्वैपिंग काउंटर्स बनाए जाएंगे, जिससे क्या होगा, आप अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं और बैटरी से वाहनों को चलाने के लिए प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे, कह रहे हैं ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस पर राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे। ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उस पर स्टेट्स को मिलाएंगे और स्टेट्स के साथ मिलकर के काम करने की कोशिश करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्लीन एनर्जी, अभी हमने आपको ऊपर बताया, क्लीन एनर्जी को अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। क्लीन एनर्जी से परेशान मत हो जाइएगा कि होता क्या है, अक्षय ऊर्जा कहते हैं। अक्षय मतलब जो कभी समाप्त ना हो, जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा, इन सब चीजों की बात करते हैं हम। ठीक है, उसको बढ़ाएंगे। बैटरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देंगे, प्राइवेट सेक्टर को टेंडर दे देंगे कि आप बैटरी ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि जैसे ही आप बैटरी वाली गाड़ी लाएंगे तो बैटरी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मतलब अभी इतना वो नहीं है, संसाधन नहीं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बना सके। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा तो ज़्यादा मात्रा में बैटरियों का निर्माण किया जा सकता है। अब आगे देखेंगे, कह रहे हैं कि रिजोल्यूशन को आसान के लिए आईबीसी कानून में बदलाव लाएगा। जो हमारे देश का आईबीसी कानून है उसमें चेंजिंग लाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया तेज और आसान होगी, सरकारी खरीद सिस्टम आएगा। मतलब जो हमारे यहाँ कंपनियां काम करती हैं, जो बीमार कंपनियां हो गई हैं उनको बंद करने का काम, जो नई कंपनी आना चाहती है उसे नया लाने का, जल्दी लाने का काम, इसे आसान प्रक्रिया से लागू किया जाएगा। मतलब इसका प्रोसेस इतना आसान होगा कि आप आसानी से किसी चीज को बंद कर सकते हैं और किसी चीज को चालू कर सकते हैं, किसी भी कंपनी को। उसके बाद 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। भैया अभी हमारे यहाँ 4G चलता है, ठीक है, 4th जनरेशन है। अब अगला जो जनरेशन आएगा वो आएगा 5G जनरेशन। चूंकि हम स्मार्टफोन्स जो आ रहे हैं उसमें 5G सेवा आ रही है, लेकिन इसको 5G लाने का काम किया जाएगा। ठीक है, अगला है सरकारी खरीद में गारंटी के बदले श्योरिटी ब्रांड मिलेंगे। बहुत बढ़िया, कह रहे हैं अब हम गारंटी ब्रांड्स नहीं देंगे, अब हम श्योरिटी ब्रांड्स देंगे। मतलब ब्रांड्स वही रहेंगे, बॉन्ड्स वही हैं, लेकिन उनका नाम चेंज करके गारंटी ब्रांड से हटा करके श्योरिटी ब्रांड कर दिया गया। ठीक है, इस बार के बजट में। आगे कह रहे हैं सेज एक्ट के नियम बदले जाएंगे। सेज मतलब होता है जो SEZ होता है, इसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। उन क्षेत्रों को बदलने, उन क्षेत्रों के जो नियम हैं उसे बदलने का काम किया जाएगा। अगला पॉइंट है, कह रहे हैं रक्षा खरीद के लिए 65% कैपेक्स घरेलू कंपनियों के लिए होंगे। कह रहे हैं कि हमारे देश में जो रक्षा चीज़ें, जो हमारे देश में रक्षा यंत्र बनाते हैं, हमारे देश में जो डिफेंस के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो कंपनी चलती हैं, 65% उनको दिया जाएगा काम करने के लिए, और बाकी बाहर से खरीदने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, डिफेंस इंपोर्ट को कम करने का लक्ष्य। अभी हमने आपको बताया कि 65% हिस्सेदारी हमारे देश की कंपनियों को रहेगा डिफेंस सेक्टर में, और बाकी दूसरे देशों को आने का मौका दिया जाएगा। तो यहां पर भी वही बात कर रहे हैं कि डिफेंस इंपोर्ट को कम करने का प्रयास किया जाएगा। मतलब हम डिफेंस के क्षेत्र में जो दूसरे देशों से लाते हैं उसे कम करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये तो निर्मला सीतारमण जी का ये सराहनीय कार्य है कि अपने देश के लोगों को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। अपने देश के जो डिफेंस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जो बनाते हैं हमारे देश के लिए डिफेंस सेक्टर की चीजें, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेगी सरकार। थर्मल पावर प्लांट्स में बायो पैलेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। 7.5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर पर काम किया जाएगा। अब यहां देखिए कह रहे हैं सार्वेन ग्रीन ब्रांड्स लाने का प्रस्ताव है। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं गिफ्ट सिटी, इसको समझिएगा थोड़ा। ये जो गिफ्ट सिटी है GIFT। अब देखिए GIFT का मतलब क्या होता है। देखिए कह रहे हैं जी से मतलब होता है, जी से मतलब होता है गुजरात,
जी से गुजरात, आई से इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल, जी से गुजरात, आई से इंटरनेशनल और एफ से फाइनेंस, फाइनेंस और टी से टेक सिटी, टी से टेक सिटी। देखिए क्या कह रहे हैं, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय ऑब्जर्वेशन सेंटर खुलेगा। गुजरात में गिफ्ट सिटी डेवलप की गई है, उसमें इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन सेंटर खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन सेंटर। ठीक है, गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटी खोलने की इजाजत देंगे। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो गिफ्ट सिटी है गुजरात इंटरनेशनल इन फाइनेंशियल टेक सिटी, टेक्निकल सिटी, वहां पर फॉरेन यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रहे हैं, मतलब विदेशी विश्वविद्यालय यहां पर खोले जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 2022-23 में आरबीआई डिजिटल करेंसी जारी करेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं। मतलब आरबीआई ने कहा है कि अब हम खुद का अपना एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे और हम जो हैं डिजिटल करेंसी के मार्केट में भी आएंगे। किसने कहा है? हमारे वित्त मंत्री ने कहा है। किसके द्वारा आएगी करेंसी? आरबीआई के द्वारा, यानी भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा और उसके द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे जो डिजिटल करेंसी चलती है, क्रिप्टो करेंसी चलती हैं, उनके मार्केट में आरबीआई कूदेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? 2021-22 में कुल खर्च 37.7 लाख करोड़ रुपया दिखाया जाएगा। राज्यों को 1 लाख करोड़ की मदद दी जाएगी। जो भी हमारे यहाँ स्टेट्स हैं जो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, जो डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, उनको क्या किया जाएगा? 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2022 में वित्तीय घाटा कितना रखने का लक्ष्य है? 6.9%, 6.9% जो हमारा फाइनेंशियल डेफिसिट है, वित्तीय घाटा है, उसे रखने का लक्ष्य इस बार रखा गया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। आगे कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में रखा गया, 2023 में क्या कि वित्तीय घाटा कितना? 6.4, यानी कि कह रहे हैं कि हम वित्तीय घाटा जो हमारा है यानी फाइनेंशियल डेफिसिट जो है, फिजिकल डेफिसिट जो है, उसे 2022 में 6.9 करेंगे और 2023 में 6.4 करने का प्रयास करेंगे। यानी हम लगातार वित्तीय घाटे को, फिजिकल डेफिसिट को कम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं 2026 तक 4.5% वित्तीय घाटा लाने का लक्ष्य और 2026 तक हम इसे 4.5% पर ला करके रोक देंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। इनकम टैक्स नियमों में सुधार किए जाएंगे। आईटी रिटर्न्स को अपडेट करने के लिए टैक्स पेयर्स को मौका दिया जाएगा। जुर्माना भरकर 2 लाख पिछला आईटी रिटर्न अपडेट कर सकेंगे। जिन्होंने आईटी रिटर्न्स नहीं भरे हैं, जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं भरे हैं, वो 2 लाख का जुर्माना भर करके पिछले आईटी रिटर्न्स को अपडेट कर सकेंगे। ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के लिए मैट की दर घटाकर 15% कर देंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। दिव्यांग के लिए टैक्स में राहत का प्रस्ताव। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 2022-23 के बजट में किस विशेष समुदाय को टैक्स में राहत दी गई है, तो वो कौन है? दिव्यांग लोग। हमारे देश में जो फिजिकल जो रूप से जो थोड़े बहुत कहीं भी दिव्यांग होते हैं, उन्हें इस बार टैक्स में राहत दी जाएगी। ये हमारे 2022-23 के बजट में कहा गया है। कह रहे हैं एनपीएस जो होता है, नेशनल पेंशन स्कीम जो है, में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10% पहले था, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 14%। तो जो लोग नौकरी करते हैं या जो नौकरी में जाना चाह रहे हैं, जो नौकरी कल को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे आप, तो एनपीएस आपको यूज करना होगा। एनपीएस में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था वो 10% था, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 14%। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। क्रिप्टो गिफ्ट करने पर 30% की दर से टैक्स लगेगा। बहुत सही भैया। अब आइए, अब अगर आप क्रिप्टो करेंसी यानी कि जो ये क्रिप्टो करेंसी है, जो कह सकते हैं कि आभासी मुद्रा इसे कह सकते हैं आप, जो मुद्रा है, अगर उसे आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो उस पर 30% का टैक्स चार्ज किया जाएगा। अभी पीछे देखें ना आप, आरबीआई ने कहा है हम क्रिप्टो करेंसी लाएंगे, तो वैसे ही ये क्रिप्टो करेंसी अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो 30% का उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, अभी भारत में इसको मान्यता नहीं मिली है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं? राज्य कर्मचारियों के लिए एनपीएस में छूट केंद्र के बराबर। चलिए ये आपके लिए उतना जरूरी नहीं।
ये वही पॉइंट है, क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% का टैक्स लगेगा, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ट्रांसफर पर 30% का टैक्स लगेगा। ये तीनों पॉइंट्स एक ही हैं। क्रिप्टो गिफ्ट करने पर टैक्स लगेगा, ये भी पॉइंट सेम है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। इस बार इनकम टैक्स स्लैब जो था 15%, 30%, 10%, 15% का लगता है, 10%, 15%, 30%, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जितना पहले था उतना ही इस बार रख दिया गया है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, किसी भी LTCG टैक्स पर 15% ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अघोषित आय पर घाटे का कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा। जो आय आपने घोषित नहीं की, जो आय आपने बताई नहीं है, उस पर कोई भी सेट ऑफ नहीं रहेगा। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर होगा। सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ जो जनवरी में रिकॉर्ड स्तर पर जीएसटी कलेक्ट किया गया इस बार, ये सब बातें हैं हम आपको बताते जा रहे हैं। जनवरी में 1.40 लाख करोड़ लोगों का जीएसटी कलेक्शन किया गया। गवर्नमेंट ने अपनी उपलब्धियां गिनाना शुरू किया तो कहा कि हमने 1.40 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया है जनवरी में। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। चुनिंदा कैपिटल गुड्स पर 7.4% कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। अब आगे देखिए कह रहे हैं, कट पॉलिश्ड डायमंड पर कस्टम ड्यूटी घटकर 5%, यानी भैया हीरा हो गया सस्ता। हीरा क्या हो गया हमारा, सस्ता हो गया। तो अब भैया हीरा खरीदिए और पहनिए, 5% कस्टम ड्यूटी घट गई हीरे पर से। ठीक है, जो हीरे पहनते हैं हम उस पर से 5% कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। तो अब अपनी अपनी शादी में आप सोने की अंगूठी की डिमांड नहीं करिएगा। किसकी डिमांड करिएगा, हीरे की, कि भैया हीरा जो है 5% गवर्नमेंट ने घटा दिया। गवर्नमेंट भी ऐसी चीज घटाती है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर रहे। तो हीरे पे वैसे भी कौन खरीदने जा रहा है, जो खरीदने जा रहा है उसको 5 घटाइए या 5 बढ़ाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके पास करोड़ों रुपए है वो हीरे खरीद ही लेंगे हीरा। ठीक है, चलिए फिर भी कोई बात नहीं, अगर गवर्नमेंट ने घटाया है तो हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो 5% घटा दिया गया, ये आपको पढ़ना होगा। छाते पर कस्टम ड्यूटी 20% बढ़ा दिया गया। ले भैया छाता खरीदो। इमिटेशन ज्वेलरी पर 400 रुपए किलो कस्टम ड्यूटी लगाया गया। मतलब अगर 1 किलो इमिटेशन ज्वेलरी खरीदते हैं तो उस पर 400 रुपए किलो कस्टम ड्यूटी लगाया जाएगा। 350 से ज्यादा कस्टम ड्यूटी रियायतों को खत्म किया जाएगा। ये बड़ी अच्छी चीज है। 350 से ज्यादा जो कस्टम ड्यूटी लगते थे, जो व्यापार में एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो टैक्स लगते थे, कस्टम ड्यूटी लगता था, 350 ऐसे छोटे छोटे कस्टम ड्यूटी टैक्स हैं जिन्हें सरकार ने खत्म करने का वादा किया है 2022-23 के बजट में। अब आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि पीएम ई विद्या के, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहे हैं, पीएम ई विद्या, प्रधानमंत्री ई विद्या जो है इलेक्ट्रॉनिक विद्या में 1 क्लास 1 टीवी चैनल, मतलब सरकार ने कहा है कि हम टीवी चैनल के माध्यम से जो ब्रेक हो गई है शिक्षा, जो शिक्षा बीच में टूट गई है, यानी जो स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए हम टीवी चैनल्स लॉन्च करेंगे। क्या कहते हैं हम कि 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। मतलब कह रहे हैं कि हम टीवी चैनल जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, टीवी चैनल जो आपको पढ़ाते हैं, वो 12 टीवी चैनल से 200 टीवी चैनल करने का काम किया गया। किस योजना के तहत, पीएम ई विद्या योजना, और उसका नाम है 1 क्लास 1 टीवी चैनल। ये याद कर लीजिएगा, हम आपको यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि हम अपने देश में शिक्षा को रुकने नहीं देंगे, टीवी के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करते रहेंगे। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, आईटी और निजी सेक्टर को बढ़ावा देंगे, किसानों को रिकॉर्ड खरीद की जाएगी। साल 2023 में मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान दे दीजिएगा एकदम, कि 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। यह याद कर लीजिएगा, मोटा अनाज वर्ष किसे घोषित किया गया, साल 2023 को। ठीक है, आगे कह रहे हैं तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देंगे, अभी हमने आपको बताया। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर रहेगा। मतलब कह रहे हैं कि हम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर देंगे। हम खादों का जो है, उन खादों का प्रयोग नहीं करेंगे जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। हम ऑर्गेनिक तरीके से खेती को बढ़ावा देंगे। किसने कहा है, हमारी वित्त मंत्री ने। ठीक है, कह रहे हैं 2025 तक गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाएंगे, इंटरनेट को गांव गांव तक पहुंचाएंगे। ये हमारे वित्त मंत्री ने हमारे आज के बजट में ये कहा है कि गांव को इंटरनेट से जोड़ने का हमारा प्रयास रहेगा। आगे कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहरी योजना के तहत 80 लाख मकान बनेंगे। हमने आपको अभी पीछे बताया कि 80 लाख मकानों
की बात की जाएगी। उसके बाद 5G लॉन्चिंग, अभी हमने आपको बताया कि 5G लॉन्च किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को भी बढ़ावा देंगे। ई वाहन को चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलाते हैं तो उनके चार्ज के लिए, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, वैसे ही चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे जगह जगह। अभी हमने आपको पीछे बताया कि बैटरी स्वैपिंग के लिए भी स्टेशंस होंगे, आप बैटरी को स्वैप कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। बजट 2022 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना शुरू करेंगे। मतलब अगर इमरजेंसी में आपको लोन चाहिए, इमरजेंसी में आपको पैसा चाहिए, तो उसके लिए सरकार पैसा देने के लिए तैयार रहेगी। आपसे ये प्रश्न यहां से पूछ सकता है कि सरकार इमरजेंसी में पैसा देने के लिए क्या करेगी, तो वो आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम शुरू करेगी। ठीक है, उसके बाद EGCL कवर 5 लाख करोड़ रुपए है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको हम बताएं अभी कि सरकार ने क्या कहा है पीछे कि 65% 65% इंडियंस कंपनी को डिफेंस सेक्टर में लाया जाएगा और बाकी के बाहर की कंपनियों को। तो यानी क्या है, हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बढ़ रहे हैं। ये इस बार वित्त मंत्री जी ने हमारे इस 2022-23 के बजट में कहा है। आगे कह रहे हैं कुल खरीद बजट में 68% घरेलू बाजार खरीद पर खर्च किया जाएगा। अभी हमने आपको बताया किसानों को MSP पर रिकॉर्ड खरीद दी जाएगी। MSP हमने आपको बताया क्या था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। एक पॉइंट और यहां इंपॉर्टेंट है, 8 नए रोपवे बनाए जाएंगे। मतलब रस्सी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम जो है सरकार करेगी 8 नए रोपवे बनाकर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। 3 साल में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें, हमने अभी आपको पीछे बताया। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी शुरू करेगी। हमने अभी आपको बताया क्रिप्टो करेंसी जो है वो शुरू करेगी सरकार। आपको बता दें, आपने एक करेंसी का नाम सुना होगा, बिटकॉइन। बिटकॉइन का नाम आपने बहुत सुना होगा कि बिटकॉइन ये इस पे बवाल बहुत चलता रहता बिटकॉइन के ऊपर, क्योंकि कोई कोई देश इसे करेंसी मानते हैं, कोई कोई करेंसी इसे नहीं मानते। इनलीगल करेंसी भी इसे कहते हैं। हमारे देश में तो ये चूंकि लीगल है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, वित्त मंत्री ने कहा है कि मतलब ये जो बजट है, इस बजट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपनी खुद की करेंसी, क्रिप्टो करेंसी लेकर आएगी। यानी अब हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी आएगी, चलन में आएगी। और ये एक बड़ी खबर है कह सकते हैं हमारे देश के लिए कि हम क्रिप्टो करेंसी में भी मार्केटिंग कर सकते हैं और हम इंटरनेशनल लेवल पर भी, जहां बिटकॉइन जैसी करेंसी चलती है, उन करेंसी से भी अपनी करेंसी हमारी फाइट कर सकेगी। तो ये एक अच्छा कदम माना जा सकता है और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में तो वैलिड था ही नहीं। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाएगी तो पहले इनको वैलिडेशन देना पड़ेगा, फिर ये लेकर के आएंगे। तो ये प्रोसेस है, लेकिन चूंकि वित्त मंत्री ने बजट में अनाउंस किया है तो ये आएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ RBI ही सब कुछ करती है, नोटों का निर्गमन और बाकी सारे काम, क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट क्रिएशन, ये सब रिजर्व बैंक का काम है। तो करेंसी भी लाने का काम भी रिजर्व बैंक ही करेंगे। आगे है ब्लॉकचेन के इस्तेमाल पर लागू होगी डिजिटल करेंसी। आप ब्लॉकचेन के माध्यम से अगर व्यापार करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो वहां डिजिटल करेंसी आएगी। ठीक है, टैक्स फाइंडिंग की गलती सुधारने का मौका मिलेगा। जिन्होंने गलती से टैक्स गलत भर दिया है या इधर उधर कुछ भी गलती हो गई तो उसे सुधारने का मौका वित्त मंत्री ने दिया है। ठीक है, आगे कह रहे हैं ITR में गड़बड़ सुधारने के लिए 2 साल का वक्त, 2 साल का मौका दिया है कि 2 साल है आपके पास, आप अपने ITR में जो गलती की है उसे सुधार लीजिए। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, आगे हमने ये सब आपको बताया अभी, दिव्यांगों को टैक्स से राहत दी जाएगी। राज्यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज पर मिलेगा कर्ज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई राज्य कर्ज लेकर केंद्र से काम करना चाहता है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहता है, अपने आधार को अच्छा करना चाहता है, अपने यहाँ टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहता है, तो उसे 50 साल के लिए बिना ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा, यानी कोई भी इंटरेस्ट उस पर नहीं लगेगा। MSP पर आपको हम बताएं अभी कि MSP के लिए काम करेगी सरकार। नॉर्थ ईस्ट के लिए भी हमने आपको बताया 1500 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। PPE मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हमने आपको बताया था कि सरकार मतलब सरकारी हस्तक्षेप और प्राइवेट हस्तक्षेप दोनों मिल करके काम करते हैं, पब्लिक प्राइवेट दोनों मिल करके काम करते हैं। वो PPE मॉडल ट्रिपल P मॉडल कहलाता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 75 जिलों में ई-बैंकिंग यूनिट बनाई जाएगी। मतलब जो है, हम आपको पीछे भी बता चुके हैं कि जगह जगह पर सरकार जो है बैंकिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए ई-बैंकिंग यूनिट शुरू कर रही है। जगह जगह पर ई-बैंकों को पहुंचा रही है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो सकें। ठीक है, तो इस तरीके से
इस बार के बजट में जो मुख्य मुख्य बिंदु थे वो हमने आपसे डिस्कस कर लिए, ठीक है। और इन मुख्य बिंदुओं को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि बजट हम यहीं पर छोड़ देंगे आपके लिए। जब बजट का सेशन चलेगा, जब बजट पढ़ाया जाएगा, तो वहां भी इन बिंदुओं पर, जो बिंदु मुख्य और होंगे, उन पर चर्चा की जाएगी। दूसरी चीज ये, इसके एमसीक्यू के लिए तैयार रहिएगा, जल्दी ही इसके एमसीक्यू के साथ हम आपसे मिलेंगे। तीसरी चीज आपके लिए ये है कि इस नोट्स को आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, वहां आपको ये मिल जाएंगे ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। वैसे जब आप वीडियो देखें तो मेरा निवेदन यही है कि साथ में पढ़ते पढ़ते नोट करें, ताकि आपको चीजें ज्यादा याद होंगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जल्दी ही मिलेंगे। जय हिंद।